हेलो बच्चों, आइए कंटिन्यू करते हैं अगला चैप्टर। और चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर में सबसे पहले जो रिक्त स्थान है उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो रिक्त स्थान है, एक मिनट, सबसे पहला रिक्त स्थान है प्रथम पुनर्योगज यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण के प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन के जुड़ने से हो सका था। यानी पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो किसके प्लाज्मिड से मतलब बनाया गया था। तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो निर्माण है किस जीवाणु के प्लाज्मिड से बनाया गया था, वो है साल्मोनेला। साल्मोनेला का पूरा नाम है टाइमीफ्यूरियम। साल्मोनेला टाइमीफ्यूरियम इसका पूरा नाम है। उस जीवाणु के प्लाज्मिड से निकालकर और उसमें एक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जो जीन है उसको जोड़कर और तब ये बनाया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। दूसरा, आणविक कैंची। आणविक कैंची किसको कहा जाता है, इसको सभी को पता है। आणविक कैंची कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और हिंदी में से कहा जाता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तीसरा है वर्ष 1963 में दो एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 1963 में दो एंजाइम की खोज की गई। वो जो एंजाइम क्या कर रहे थे, ई कोलाई में जो जीवाणु भोजी है, जीवाणु भोजी वायरस होता है और उस वायरस की जो वृद्धि है उसको क्या रोक देते हैं। ठीक है। तो ये कब क्या है खोजे गए? 1963। अगला देखें, प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कौन था? हिंद सेकंड था। हिंद सेकंड प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस था। अगला, हिंद सेकंड डीएनए को उस बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षार युग्मों का विशेष अनुक्रम होता है और इस 6 क्षार युग्मों का जो विशेष अनुक्रम है इसे हिंद सेकंड का कहा जाता है पहचान अनुक्रम। पहचान अनुक्रम इसका क्या अर्थ है? मतलब हिंद सेकंड जो कि एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वह 6 क्षार युग्मों को पहचान कर और वहां से डीएनए को काटेगा। तो उस 6 क्षार युग्मों के जो क्रम है उसे कहा जाता है उसका पहचान अनुक्रम। ठीक है, ये वाली चीज है। आगे देखिए, हिंद सेकंड के अलावा आज से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में जानकारी प्राप्त है। तो हिंद सेकंड तो खोजा ही खोजा गया है। इसके अलावा 900 से अधिक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस और खोजे गए हैं। और ये कितने स्ट्रैंड से? 203 जीवाणुओं के 203 स्ट्रैंड से क्या खोजे गए हैं। स्ट्रैंड को हिंदी में कहा जाता है प्रभेद। कहने का मतलब यह है कि अब तक 900 से अधिक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हमें पता है, जो कि जीवाणुओं से निकाल निकाल कर हाँ उनमें से और 230 स्ट्रैंड से क्या अलग किए गए हैं। ठीक है। सबसे पहला कौन है? हिंद सेकंड। अगला देखें, प्रतिबंधन एंजाइम कहलाने वाले बड़े वर्ग में आते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियस न्यूक्लियस कहलाने वाले बड़े वर्ग में आते हैं। इसका मतलब है न्यूक्लियस जो है वो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। देखो, प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो डीएनए को काटता है और डीएनए को काटने वाले जो एंजाइम है न्यूक्लियेजेस बड़े वर्ग में आते हैं, जिनमें जिसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। दोनों ही न्यूक्लियेजेस है। आगे बढ़ते हैं। एंडोन्यूक्लियस डीएनए के द्विकुंडली की दोनों लड़ियों की आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर काटता है? तो जहां पर शर्करा और फॉस्फेट दोनों जहां पे जुड़ते हैं वहां से क्या इनसे बीच में से क्या काट देता है। ठीक है, कौन? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। अगला देखिए, प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट किसको पहचानता है? तो डीएनए में विशिष्ट क्षार अनुक्रम को पहचानता है। क्षार अनुक्रम, और इस क्षार अनुक्रम को पहचान कर वहां से डीएनए को काट देता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
डीएनए में 4 युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। ये कहने का मतलब यह है कि दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, उन दोनों स्ट्रैंडों में एक 5 सिरे से और एक 3 सिरे से जब पढ़ने में क्या समानता है, तो ऐसे क्या है, क्रम को कहते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को काटने के लिए पैलिंड्रोम अनुक्रम भी क्या चाहिए। आगे देखें, कटे हुए डीएनए के खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं जिसे कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए खंडों को जेल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके किसके अनुसार अलग करते हैं। तो डीएनए खंडों को एग्रोज जेल, ठीक है। एग्रोज जेल आगे बताऊंगा क्या है, कि छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। क्या मतलब है इसका, डीएनए के क्या है, टुकड़े कर दिए जाते हैं प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, तो छोटे बड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर उनके क्या है, जो आकार के अनुसार क्या है, उन टुकड़ों को अलग अलग किया जाता है किसके द्वारा, किस विधि में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। आगे बढ़ते हैं। पृथक्कृत डीएनए, जो डीएनए अलग हो जाते हैं उन खंडों को तभी देख सकते हैं जब इस डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड इस यौगिक से उसको रंग देंगे और रंगने के बाद परावैंगनी किरणों में क्या है, अनावृत करते हैं, मतलब परावैंगनी किरणों में देखते हैं, तब वो डीएनए दिखते हैं। और वो डीएनए क्या है, किस रंग का दिखता है, और दिखता है चमकीला नारंगी, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर का। अगला, परावैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए की मतलब किस रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है, तो वही अभी मैंने कहा था, चमकीली नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई पड़ती हैं। देखो डीएनए वैसे दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसको यूवी लाइट में देखना पड़ेगा और यूवी लाइट में उसको चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है। अगला, डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एग्रो जेल से काटकर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है निच्छालन। कहने का मतलब है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए जब अलग अलग हो जाएंगे तो एग्रो जेल से उसको निकालना पड़ेगा और एग्रो जेल से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निच्छालन। आज समझ में आ गया होगा। आगे देखें, रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार होते हैं जिनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर विस्तरण में सहायता मिलती है। 2 रिएक्टर होते हैं जिसको कहते हैं, एक तो साधारण होज विलोडक बायोरिएक्टर है, दूसरा है दंड विलोडक बायोरिएक्टर। तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो साधारण होड साधारण होज विलोडक जो बायोरिएक्टर है, वो उसका आधार है, जो निचला सिरा है वो घुमावदार होता है, जिससे उसमें अगर किसी पदार्थ को भरेंगे तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगा। जैसे हमारे घरों में भी जो बर्तन होने के उसके जो तो तल होता है, उसका तली होती है, वो घुमावदार होती है, जिससे कि उसमें मिक्सिंग करने में आसानी हो, ठीक है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित होता है और उसे सामूहिक रूप से कहते हैं। इस घटना को आप जानते हो गए। अनुप्रवाह संसाधन में 2 विधियां होती है, पृथक करना और शोधन करना यानी शुद्ध करना। तो एक विधि का नाम क्या है, अनुप्रवाह संसाधन, अनुप्रवाह संसाधन, ठीक है। आगे बढ़े। प्रतिबंधन एंजाइम को नाम का पहला शब्द वंश होता है, जबकि दूसरा व तीसरा शब्द उसकी जाति होती है। इसको मैं बाद में बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। अगला, तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन कर से परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर उसके फिनोटाइप में परिवर्तित करते हैं। तो ये है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो तकनीक है, उसके द्वारा आनुवांशिक पदार्थों में एर फेर क्या है करके, मतलब अदला बदली क्या करके, आनुवांशिक डीएनए आरएनए में परिवर्तन करके और उसके फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। वह अनुक्रम जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है उसे ORI कहते हैं। ORI को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और हिंदी में कहा जाता है प्रतिकृति कयन की उत्पत्ति, प्रतिकृति की उत्पत्ति कह सकते हैं आराम से। आगे बढ़े, अगला है ओआरआई के साथ संवाहक की आवश्यकता होती है जो अरूपांतरों की पहचान उन्हें समाप्त करने में सहायक होते हैं। इसे कहा जाता है वरण योग्य चिह्नक, वरण योग्य चिह्नक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्ण योग्य चिह्नक माने जाते हैं तो बहुत सारे हैं, 4 है। टेट्रासाइक्लिन भी माना जाता है, दूसरा एम्पिसिलिन भी माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कैनामाइसिन है। ठीक है, आगे जीनों को पौधों और जंतुओं में स्थानांतरित करना हमने किससे सीखा? तो ये जीन हम जो ट्रांसफर कर देते हैं एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में, एक जीव से दूसरे जीव में, ये एक्चुअल में प्राकृतिक रूप से जो जीवाणु है और जो विषाणु है वह इसको ट्रांसफर करना पहले से ही जानते थे लाख करोड़ों वर्षों से। ठीक है, तो ये हमने किससे सीखा? जीवाणुओं से और विषाणुओं से, राइट। आगे बढ़ते हैं। द्विबीजपत्री यानी डाइकोट पौधा का रोगजनक है, वह डीएनए के एक खंड जिसे टी डीएनए कहते हैं को स्थानांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं को ट्यूमर में रूपांतरित कर देता है। तो इस तरह का रोगजनक कौन है? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम, देखो एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है? एग्रोबैक्टीरियम के पास एक प्लाज्मिड रहता है जिसको कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, और वो क्या करता है एग्रोबैक्टीरियम, जो अपने जीन हैं वो पौधों में प्रवेश कराकर, और कौन से पौधों में? डाइकोट पौधों में प्रवेश कराकर, और उनमें एक ट्यूमर बना देता है। ठीक है, कैंसर कैंसर टाइप का बना देता है। फिर इन कैंसर कोशिकाओं से अपने लिए जरूरी रसायन है वह बनवाता है। ठीक है, तो कौन है? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम को हम आनुवांशिक इंजीनियर भी कहते हैं। तो ये ओटी कई बार आती है। अगला देखिए, जंतु कोशिका में कौन सा सामान्य कोशिका के कैंसर कोशिका में रूपांतरित कर देता है? जंतु कोशिका की बात हुई है तो रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। ठीक है, और अगर पौधे की कोशिका की बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम। ये वाहक है, इन वाहकों का प्रयोग होता है इनकी कोशिकाओं में, जैसे पादप की कोशिकाओं में वाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम का प्रयोग और उसके टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं, और जंतु कोशिका में रेट्रोवायरस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े, जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए पहले द्विसंयोजन धनायन की आवश्यकता होती है। देखो, कोई भी जो कोशिका है वह डीएनए इतने आसानी से ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए जीवाणु कोशिका को डीएनए के लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए पहले द्विसंयोजन धनायन का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि कौन है? कैल्शियम +2। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। वह विधि जिसमें पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है, इस विधि को कहा जाता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, इस विधि में क्या कर दिया जाता है? मतलब इंजेक्शन के द्वारा, जैसे हम जानते हैं एक विधि है आईसीएसआई। आईसीएसआई विधि में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करते हैं? शुक्राणु को इंजेक्शन लगाते हैं अंडाणु में, और अंडाणु के केंद्रक के भीतर उसको क्या डाल देते हैं तो वहां पर निषेचन हो जाता है। इसको माइक्रो इंजेक्शन या सूक्ष्म अंतःक्षेपण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह विधि जो पौधों के लिए उपयोगी है, कोशिकाओं पर डीएनए से विलोपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है जीन गन। जीन गन विधि में ऐसा करते हैं, या बायोलिस्टिक कहते हैं इसे, बायोलिस्टिक। ठीक है, जीन गन या बायोलिस्टिक विधि में क्या करते हैं? एक कोशिका के अंदर डीएनए को प्रवेश कराने के लिए क्या करते हैं? डीएनए पर सोना या टंगस्टन के क्या जो कण है उसको लेपित कर देते हैं। उसके बाद जीन गन से उस कोशिका के भीतर बमबारी करते हैं उच्च वेग से, यानी हाई स्पीड से। तो इस तरह की जो विधि है उसको जीन गन कहा जाता है। आगे पीसीआर में ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो उस जीवाणु का नाम क्या है? उस जीवाणु का नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस।
एक्वेटिकस। इस जीवाणु से इस एंजाइम को प्राप्त किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज। बेसिकली यह इसका नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज। पीसीआर में टैग पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। आरएनए व प्रोटीन को किन एंजाइमों द्वारा पाचन किया जाता है? तो आरएनए का पाचन किया जाता है आरएनएज एंजाइम द्वारा, और प्रोटीन का पाचन किया जाता है प्रोटीएज एंजाइम द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे, स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए को विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद उन्हें किस एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है? देखो, डीएनए की जब बात होती है तो हमेशा लाइगेज एंजाइम के द्वारा उनको जोड़ा जाता है। आगे, यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषमजात प्रकोष्ठी में अभिव्यक्त होता है तो उसे कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता है। एक मिनट यहाँ कर लेते हैं। क्या लिखा है? कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता है। इन उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु आवश्यकता थी। बायोरिएक्टर की देखो, अगर किसी प्रोडक्ट को कम मात्रा बनाते हैं तो उससे क्या है, उसको तो लैब में बनाया जा सकता है, लेकिन 100 से 1000 लीटर तक अगर इस प्रोडक्ट की क्या बनाने की जरूरत पड़ी तो किस चीज की पड़ेगी? बायो रिएक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो बायो रिएक्टर हमारा एक ऐसा बर्तन है के समान उपकरण है, उसमें 100 से 1000 लीटर तक क्या बना सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को बना सकते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनती है बेसिकली। ठीक है, मैचिंग को मिलाते हैं इसमें। पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है? जैसे क्या एक 5-3 वाला स्टैंड है, दूसरा 3-5 वाला है। ठीक है, तो इधर से क्या है, ये है GAATTC, तो इधर से भी क्या होगी, GAATTC। तो ये दोनों एक समान लग रहे हैं दोनों तरफ से, क्या पढ़ने पर इस क्रम को पैलिंड्रोम कहा जाता है। तो पैलिंड्रोम क्या है? वर्णों का समूह। दूसरा, आणविक कैंची। डीएनए को काटने वाले को आणविक कैंची कहा जाता है, और वह कौन है? प्रतिबंधन एंजाइम। तीसरा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो विधि है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, डीएनए खंडों को अलग अलग करते हैं, छोटे बड़े खंडों को। अगला, संवाहक जो है, संवाहक, तो संवाहक कौन है? प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक संवाहक है। अगला, पीसीआर विधि की खोज कैरीमलस ने क्या खोजी थी? और कौन बच गया? इकोलाई में वर्ण योग्य चिन्हक के रूप में जीन पाए जाते हैं। ठीक है, राइट। अगला है और लास्ट है, लाइगेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए को जोड़ता है। दूसरा, पीबीआर 222 एक वाहक है। दूसरा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए को अलग करता है, छोटे बड़े खंडों को। अगला, ह्यूमुलिन एक मानव प्रोटीन है जिससे किसका इलाज होता है? डायबिटीज का। अगला, प्लाज्मिड है, वो डीएनए का स्थानांतरित करता है क्योंकि यह एक वाहक के रूप में इसका काम है ना लिया जाता है। राइट, ये 9 चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, धन्यवाद।